बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब भी नमाज जुमा का एहतमाम करें, खुसूसी तौर पर हम सभी को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अच्छा जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी लोग चाहते हैं कि जी मुनफरिद अच्छा नाम अपने बच्चों का रखें। अब बच्चों का नाम रखना मेरे ख्याल से सबकी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, और एक दफ़ा क्योंकि आपने नाम रखना होता है, इसके लिए आप प्लानिंग भी बहुत करते हैं। अच्छी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। नाम रखने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये आज के प्रोग्राम में हमने आपसे शेयर करना है 11:05 पर। अभी जी खबरें शामिल करेंगे, कुछ मौसम की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ आज की अच्छी बात से। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं वो हदीस बयान कर रहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को 5 चीज़ें समझाई थी। उनमें से आज 5वीं और आखिरी चीज़ का ज़िक्र करूँगा। वो क्या चीज़ थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फ़रमाया था, वला तुक्सिरु ज़िहका फ़इन्न कसरता ज़िहकी तुमीतुल क़ल्ब। ए अबू हुरैरा, ज़्यादा ना हंसा कर, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा भी पूरी ज़िंदगी में कहका लगाना साबित नहीं है, क्योंकि कहका लगाना एक गफलत की अलामत है। मेरा नबी अपने अल्लाह से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सहाबा, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। मेरी आँखें तो सो जाती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। और अब कुछ मौसम की सूरत हाल हम जानेंगे टुडेज़ वेदर में। हम चलते हैं मायदा की तरफ। मायदा, बताइए आज मौसम कैसा है, और सैटरडे संडे ख़ास तौर पर वीकेंड में। अच्छा जी, आजकल तो वैसे अच्छी धूप निकल रही है और सभी लोग अच्छी तरह से इस धूप को एंजॉय भी कर रहे हैं। मायदा, मौसम कैसा रहेगा? वीकेंड भी क्या इसी तरह से गुजरेगा? बिल्कुल है ना। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में आज तेज़ धूप निकली हुई है, जिसको हमारे शहरी खूब अच्छे से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो है हमारे शहरी इस धूप को तो एंजॉय करते हुए नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 178 आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहरियों के लिए अनहेल्दी बताया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का भी कहा जा रहा है। तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से आज मौजूदा दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कम से कम जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 83 बताया जा रहा है, और उसी के साथ 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो धूप को भी और जो हवाएं चल रही हैं, मिले जुले मौसम को शहरी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ जो है आइंदा हफ्ते में बारिशों की ताहाल प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई। इसी तरह से धूप निकलेगी और शहरी पूरा हफ्ता इस धूप को खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। जी, थैंक यू सो मच। मायदा हमारे साथ मौजूद थी, और मौसम की सूरत हाल क्या है मायदा हमें बता रही थी। जी, मौसम की सूरत हाल तो आपने जान ली। कोविड की सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती चली जा रही है, और आज मैं कुछ पोस्ट पढ़ी थी, सोशल मीडिया मैंने देखा, मीडिया पे देखा, बुलंद तरीन सतह पर ये 5वीं लहर की आज जो डेथ्स हैं वो भी रिकॉर्ड हुई हैं, और केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए जी लम्हा फ़िक्रिया है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि अभी ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की जानिब से की गई हैं, ना तो टाइमिंग महदूद। बहुत सारे लोग स्कूलों के औकात कार के हवाले से भी पूछ रहे थे क्या स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे, लेकिन आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं तो इन ऑप्शंस पर गौर भी किया जा सकता है, क्योंकि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। खैर, एक एक कमेंट मुझे चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, राव दिलशाद हुसैन और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, आपसे मैं एक कमेंट, मौजूदा कोरोना की सूरत हाल
गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल, अवाम का रद्द-ए-अमल कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्रीवियस लेज थी, जो 4 लेज जिनका हमने मुकाबला किया, वो मुकाबला इसी वजह से हो गया कि कुछ हद तक हमने देखा कि शहरी भी संजीदा थे, गवर्नमेंट भी संजीदा थी, और जो पाबंदियाँ थी उनको अडॉप्ट किया गया, तो जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल बेहतर रही। अब सूरत-ए-हाल डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट इसलिए भी है कि आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना है, और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए आपको ज़्यादा मोहतात रहना है। और अब जो वैक्सीन की हम बात करते थे कि वैक्सीनेशन अगर हो गई है तो उसमें आपको कोविड जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब बात कुछ इस तरह से है कि लेकिन जो वैक्सीनेशन जिन्होंने कराई है उन पर उसका अटैक उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उन पर जो हमलावर हो रहा है, ओमिक्रॉन भी और जो कोविड-19 है वो भी। तो सूरत हाल कुछ हौसला अफजा नहीं है, इसके लिए आपको यू हैव टू टाइटन योर बेल्ट्स। तो अदरवाइज़ तो ये सूरत हाल बढ़ती चली जाएगी और फिर एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे महमूद और याज, तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। बिल्कुल आपने सही कहा इरफान, हल वैक्सीनेशन ही है। वाज़े तौर पर सभी कह रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया वो बूस्टर लगवाएं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। मुझे हुकूमत कुछ वैक्सीनेशन के मामले में भी संजीदा नज़र नहीं आ रही। आपको डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी अब लेकर आनी है, बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही। ये बात तो हम गुज़िस्ता साल से सुन रहे हैं कि डोर स्टेप के ऊपर आके वैक्सीन की जाएगी, वो अभी तक किसी जगह नज़र नहीं आई। इसके साथ साथ वैक्सीन के साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो इसका ख्याल करना पड़ेगा और मास्क का इस्तेमाल, क्योंकि ये अच्छा, चीजें यहाँ पे मुझे लोगों के रवैयों पे जो है ना बहुत ज्यादा अफसोस होता है। ये लोगों का काम है इरफान, मैनेज करना, लोग नहीं कर रहे ना। लेकिन एक और चीज देखें कि हमें पहला जब वेव आई थी 2019 में, तो उसमें हमने देखा था कि पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से बहुत सख्तियां की गई थी। मुझे याद है कि सड़कों के ऊपर उनके जो चालान कर दिए जाते थे, जो मास्क नहीं पहनते थे लोग, रेस्टोरेंट सील कर दिए जाते थे, प्लाजा सील कर दिए जाते हैं, मार्केट सील कर दी जाती। ऐसा अब कुछ नहीं हो रहा, और इसी वजह से शायद लोगों को लग रहा है कि अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो ये जो वेरिएंट है ये भी कोई इतना संजीदा नहीं है, और इसी वजह से इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ नजर आता है। एग्जैक्टली, लोगों को लग रहा है कि जी अच्छा, अब जिस तरह पहले लोगों का सांस उखड़ना शुरू हो जाता था और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती थी, अब क्योंकि ये सूरत हाल नहीं है तो ये इतना खतरनाक नहीं है, ये तो नज़ला जुकाम है और आप अगर आइसोलेशन में रहेंगे, मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन खुदारा प्लीज़ अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए। आपके साथ जुड़े जो आपके फैमिली के बड़े लोग हैं उनके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। हो सकता है कि आप यंग हैं, आप सर्वाइव कर जाएं, लेकिन आपकी वजह से आपकी फैमिली का अगर कोई बड़ा मुतासर हो जाएगा तो ये जी बहुत ज़्यादा जो दुख की बात है, और सिर्फ आपकी थोड़ी सी गफलत की वजह से ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। पहली खबर, मोड़ समनाबाद 2 तरफा अंडरपास बनाने की मंजूरी। हुकूमत पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। कूड़े को आग लगाने वालों को जुर्माने का हुक्म। और म्यू अस्पताल में हालात जूं के तूं, सिटी स्कैन मशीन 3 साल से खराब होने का इंकशाफ। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। आप इन खबरों को तो जान चुके हैं, अब हमने डिटेल में इनकी डिस्कशन करनी है। जी, सबसे पहले खबर है मोड़ समनाबाद 2 तरफा अंडरपास बनाने की मंजूरी। ये कितना अहम मंसूबा है, इसका आखिर ख्याल क्यों आया, इससे ट्रैफिक में क्या बेहतरी होगी, ये हम जान लेते हैं। जी राव साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। राव साहब तो रिहायशी भी समनाबाद के हैं। एग्जैक्टली, चूँकि रोज़ाना वहाँ से गुजरना होता है और ये जो ज़बरदस्ती से ये प्रोजेक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे तो लग रहा था आप खुश हो जाएंगे। देखिए, ऑलरेडी इस पे खुश नहीं होंगे, इसकी आपको समझना है। इसके जिस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है कि मोड़ समनाबाद से आपने जाना है टुवर्ड्स गुलशन रावी और फिर बंद रोड पर। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वहाँ पर ऑरेंज लाइन की डिगिंग बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और ऑरेंज लेन की जो अब जब बेसमेंट आप जाएंगे, नीचे खुदाई के लिए जब जाएंगे, वहाँ पर ऑलरेडी एक ओल्ड ड्रेन है जिसका पता ही नहीं चलता और शगाफ पड़ता होता था वहाँ पर, जिसको आई डोंट नो कि किस तरह से कवर किया गया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑरेंज लाइन ट्रेन। तो ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ है, स्पेस नहीं है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अंडरपास था वो ये था, जिस तरह से चौक यतीमखाना और प्रपोज था चौक यतीमखाना में, और उसके बाद फिर समनाबाद मोड़ से होता हुआ LOS की ड्रेन को जो है वो क्रॉस करता, तो तब इसका फ़ायदा ज़रूर होता। ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर, इतना एरिया बन सकता था और ट्रैफिक मैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है।
इसमें कोई शक नहीं कि तरक्याती ट्रैफिक में तो काम चुबुर्जी से शुरू होता है और आगे देखिए, तक। इसमें कोई शक नहीं कि आप जो अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स वक्त की ज़रूरत है और बनने भी चाहिए। आपकी जिस तरह से ट्रैफिक जो कंजेशन बढ़ती चली जा रही है उसको करने के लिए, लेकिन इसमें ये 3 दफ़ा ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है और चौथी दफ़ा ये जो है वो इसको अप्रूव करवाया गया है। मुझे लगता है कोई खास नजरे करम है। इरफान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल इसमें अना देखें, मोड़ समनाबाद का ये अंडरपास जो है ये जब ऑरेंज लाइन बन रही थी ये तब ये प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी, यानी कि साबका दौरे हुकूमत के अंदर ये चीज़ें प्लान थी। एक आपने चौक यतीमा ने भी अंडरपास देना था, एक आपने आगे उसके समनाबाद का अंडरपास देना था। ये अंडरपास टुवर्ड चलने थे मुल्तान रोड, लेकिन अब हुआ कि सूबाई वजीर क्योंकि वहाँ के उनका हल्का है, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से निकलूँ और अगर मैंने मोटरवे के ऊपर जाना है तो मेरे घर से सामने से गुजरता हुआ जो अंडरपास है वो गुजरे। अब इसमें टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या होंगे। उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर हैं। जब पिलर उनकी अगर आप ऊपर उनकी विड्थ देखें तो वो बहुत कम है, लेकिन उसके नीचे अगर देखें तो उसका बहुत बड़ा डेट बने हुए हैं जिसके ऊपर वो पिलर खड़े हैं। अब अंडरपास अगर वहां से बनाया जाएगा तो डेफिनेटली वो ऑरेंज लाइन के नीचे जो पिलर्स हैं वो इसको डिस्टर्ब करेंगे और उसको अगर ब्रेक करेंगे। अच्छा जी, अब हम कोई इंजीनियर नहीं है और हम कोई यहाँ पर मास्टर प्लानिंग भी नहीं कर रहे। हमने उसको बनते प्लानिंग करके मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी। अब देखिए ये जबरदस्ती मंजूरियां हैं। इसको जहाँ पे पहले जो अंडरपास चल रहा था साबका दौरे हुकूमत में, अब उसको चेंज किया जा रहा है कि हमने अपना अंडरपास जो है प्लान कर रहे हैं। ये सिर्फ वजह है और इसमें कोई वजह नहीं है। अगर आपके पास वहाँ पे अगर ट्रैफिक का लोड देखें तो ट्रैफिक का इतना लोड नहीं है कि वहाँ पे अंडरपास ज़रूरी हो। ट्रैफिक का लोड इस सेंस में है कि जो टुवर्ड्स मुल्तान रोड सड़क जा रही है उसके ऊपर ट्रैफिक का लोड है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी ये एक जो अंडरपास जो है वो मंजूर था, लेकिन अब क्योंकि वो साबका दौरे हुकूमत का था, ऑरेंज लाइन भी साबका दौरे हुकूमत की है और शायद इस वजह से इसकी परवाह नहीं की जा रही है और उसको उखाड़ने के लिए शायद ये प्लानिंग की जा रही है। अगर गलत बन गया फिर उसको सही अगर इसको उखाड़ेंगे तो उसमें अच्छा उसमें स्पेस, उसमें जब आप नीचे जाएंगे 20 to 30 मीटर आपको नीचे जब जाएंगे तो ऊपर से उसका पिलर बेशक 1 मीटर का है, लेकिन नीचे वो उसकी जो डेप्थ है वो 20-25 मीटर उसकी चौड़ाई भी है और फिर नीचे है और बहुत मेगा स्ट्रक्चर है नीचे। और उसको बनाने के लिए बड़ा टाइम वहाँ पर लगा। वहाँ पर ड्रेन काबू नहीं आ रही थी। मुझे याद है जब रिपोर्टिंग भी किया करते थे तो वहाँ पर बहुत मुश्किल काम था। जो कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज है वहाँ पर देखिए जुड़े हैं। अब मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है। एक बात मैं आपको बताऊं, 2018 में 31 मई की ये बात है जब पैकेज 1 ऑरेंज लाइन का था। इस पर आखिरी लेयर एसफॉल्ट की बिछा दी गई थी और अगर आप सफ़र करें जो ऑरेंज लाइन का ट्रैक है पैकेज 1 पर तो आपको हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट नज़र आएगी। आपको बेहतरीन क्यारियाँ नज़र आएंगी, एसफॉल्ट का आपको बेहतरीन नज़र आएगा, आपको बेहतरीन सड़क नज़र आएगी। जीटी रोड से होती हुई आप लक्ष्मी चौक तक पहुँचेंगे या चुबुर्जी तक आएंगे। जो ही चुबुर्जी आप पहुँचेंगे आपको वही लगेगा कि आप शहर के किसी बैरूनी हिस्से में आ गए हैं। ऊपर ऑरेंज लाइन है और उसको तब से अब मुझे बताएं कि 3.25 साल हो गए हैं तो आज तक जो है वो उस पर जो फाइनल लेयर बिछनी है वो नहीं है। आपको मैन होल जो है वो बाहर निकले हुए आपको ऑरेंज लाइन स्टेशन के नजर आएंगे। एकदम से तेज जाती हुई गाड़ी उसमें लगती है और हादसात अक्सर हो रहे हैं वहां पर। अच्छा बजाय इसके कि आप उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत कम है, हमने दूसरी खबर की तरफ भी आना है। ये क्या खुसूसी नजरे करम की बुनियाद पर ये काम किया जा रहा है या वाकई आपने कहा कि मियां साहब अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं? देखिए मियां साहब की आसानी तो बाद में होगी ऑब्वियसली। इसमें सोचा तो उन्होंने कि उनके हल्के में है कि बन जाए अंडरपास, लेकिन ये बेहतर होता कि अगर आप टुवर्ड्स मुल्तान रोड बनता और एलओएस इस वक्त सारी जो ट्रैफिक है आपकी वो समनाबाद मोड़ से एलओएस तक का जो कट है वहां तक है। वहां का सिग्नल क्रॉस करने के लिए आपको 4 मरतबा जो है वो गाड़ी स्टार्ट दोबारा करनी पड़ती है। वहां पर ज्यादा लोड है। अब चुबुर्जी उससे आगे क्लियर है। अब आपने बजाय इसके कि सारे एरिया को प्लान करते कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर होती है, आपने अंडरपास बनवा लिया। अब जब आप ट्रैफिक थ्रू होगी मिल जाएंगे इस बुनियाद पे मियां साहब को? वो इस हालात से तो नहीं लगते। देखे कल मैंने उनका एक विजिट भी देख रहा था। नई लैंड एक्विजिशन होगी। मैं उनका कल एक विजिट देख रहा था जो उन्होंने बाइक के ऊपर किया। और उस फोटो सेशन ऐसा था कि जो बेचारा पुलिस एहलकार उनके साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पे है वो पैदल भाग रहा है और सिर्फ फोटो सेशन के लिए वो ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली स्टोरी पे आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर यह है और इंतहाई अफसोसनाक खबर, कल हमने डिटेल में ये खबर भी आपके साथ शेयर की थी। पबजी और नशे ने एक और घर उजाड़ दिया। काहना में मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। किस तरह से ये चीज़ें मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती चली जा रही हैं। इरफान, आपसे आगाज़ करते क्या कहेंगे? अना देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। अच्छा, ये बाकी की डिटेल भी कुछ शेयर कर दीजिएगा। आपको बताते हैं, 19 जनवरी को पुलिस को इत्तला मिली कि काना में एक घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हैं। अच्छा। उसमें 3 खवातीन थी, जिसमें एक माँ थी, 2 बेटियां और एक बेटा। अच्छा। इनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये एक डबल स्टोरी का घर था, जिसके अपर पोर्शन के अंदर ये मर्डर हुए थे। नीचे वाला जो पोर्शन था वहाँ पे किराएदार रहते थे, और इसके घर के बिल्कुल जो पोर्च है उसके बिल्कुल साथ एक सिटिंग एरिया था। वहाँ पे एक नौजवान जो मकतूल और मकतूला जो थी उनका बेटा था और भाई था, वो नीचे था। और इस लड़के के बारे में आपको बताएं, जिसका नाम जैन था। जैन की वालदा ने एक रात पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और खुद ही उसके स्टिचेस जो थे वो खोले थे। अब वो ज़ख्मी था, इसको ये नीचे रहा, गायनेकोलॉजिस्ट थी, ये वो नीचे रहा, और ये फैमिली जो पूरी ऊपर अपने बिस्तर के अंदर जो थी वो मर्डर हो चुकी थी। एक सिर्फ भाई जो था वो, उसकी रेजिस्टेंस जो थी वो पता लग रही थी कि एक नौजवान जो 17 साल नौजवान था उसको कत्ल किया गया था, उसमें कोई रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी क्योंकि वो सीढ़ियों के करीब उसकी लाश थी। बाकी तीनों माँ और 2 बेटियों की लाशें उनके बिस्तर के अंदर थी। वहाँ पे उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो जैन जो था बेटा, उसने बताया कि उसके क्योंकि स्टिचेस माँ ने खोले थे, इस वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था, तो वो रात उसने यहीं पे स्टे की। लेकिन उसे नहीं पता चला कि ये क्या हुआ। मुख्तलिफ पहलुओं पे तहकीकात शुरू की गई। खातून जो थी वो गायनाकोलॉजिस्ट थी और इलाके के अंदर वो बहुत से लोग उनको जानते थे। उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस जो थे वो भी किए हुए थे। तो इस तरह पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। लेकिन जब जैन से मिलेगी पुलिस ने, जैन की मुद्दईयत में मुकदमा भी दर्ज किया। जैन इस केस का मुद्दई है। ड्रॉप सीन कैसे हुआ? कल मैंने भी खबर शेयर की है, हम वही आपको बताते हैं। जैन की जब आदात और जैन की जो हरकत थी वो थोड़ी सी पुलिस को डाउटफुल लगी, क्योंकि जैन आइस के नशे का आदी भी था। सही। जैन का मोबाइल जब कब्जे में लिया गया तो उसमें कुछ गेम जो थी वो थी, और बहुत से लोगों के साथ वो कनेक्शन उसका जो पाया गया। पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। पहले वो हीले बहाने करता रहा, उसने बताया ना, लेकिन आज गुज़िश्ता चंद दिन पहले वो ये पुलिस इस तक पहुंच गई और वाकई जैन ने कत्ल करवाया। और जैन से जब पूछा गया तो इसकी वजूहात, जहाँ पे आइस थी, जहाँ पे पबजी थी, वहीं पे इसका इशू ये भी था कि ये अपनी फैमिली से कहता था कि घर बेचें और मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं कुछ कारोबार करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलहदा से। मल्टीपल रीज़न थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है वो इसमें आइस है और ये जो ये पबजी है। इतनी तशद्दुद ज़्यादा ये गेम्स हैं, इसको खेल खेल के लोग जो हैं वो माउफ हो जाते हैं। और ये आइस का नशा इस कदर जहर बन चुका है हमारी नौजवान नस्ल में। एक नशा और ऊपर से ये जो गेम्स में आप आराम से किसी को मार के आगे गुजर रहे हैं, आपको लगता है ये तो बात ही नहीं है। वो इरफान साहब, आप आइस की बात कर रहे हैं, वो तो टेरिबल है ही, लेकिन ये उससे बड़ा नशा है पबजी। डेफिनेटली अब वही ना कि आप गेम के नशे में हर किसी को गोलियां मार के आगे निकलते जाते हैं और आपको लगता है कि और पेरेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं। हमने बहुत सारी फैमिलीज को देखा है कि पेरेंट्स बड़े मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं कि स्टेजेस जो है वो पार कर रहे हैं, लेकिन वो पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। आप ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम खुद, हमारी अपनी फैमिली गेट टुगेदर में ना डिस्कशन होने लगी थी कि तुम कैसे बच्चों को जब पबजी से मना किया है तो सूरत हाल बेहतर हुई है, बल्कि उससे कबल तो सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही थी और हम समझते थे कि पता नहीं ये कोई और मसला है। लेकिन जो ही जो पबजी का ख़त्म हुआ इशू, पबजी खेलना बंद किए बच्चों ने, और बिहेवियर में अच्छी खासी तब्दीली आई है, एग्रेशन खत्म हुआ है। पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना और हम रिक्वेस्ट यही करेंगे। हम देखते हैं कि लोग जो माँ और बाप हैं या घर के अंदर कोई और बड़े हैं, वो बच्चों को अपनी अट्रैक्शन देने की बजाय, बच्चों के साथ जो है वो अपने एक्टिविटी जनरेट करने की बजाय बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि वो वहाँ पे पड़ा रहता है और अपने फ़ोन के साथ लगा रहता है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, वो घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, और ऑनलाइन स्टडी के नाम पे पेरेंट्स ने उनको और ये बेड़ा गर्क भी ऑनलाइन स्टडी के नाम पर ही हुआ है। पेरेंट्स जो हैं वो उन बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे कि बच्चे उन गेम्स के अंदर वो क्या सीख रहे हैं, क्या हो रहा है। और ये दूसरा
आइस मैं में इस पे आपसे एक चीज, यहाँ पर आपकी रियासत का, आपकी गवर्नमेंट का भी किरदार है। इरफान खुलेआम नशा बिक रहा है, कितना पेरेंट्स अपने बच्चों पे नजर रख लें। कैटेगोरिकली ये आपको करना है। गवर्नमेंट अगर कोई इस मुल्क में अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसको खुदा का खौफ करना चाहिए। पेरेंट्स भी अपना किरदार अदा करें और गवर्नमेंट का ये जिम्मा है कि इस तरह की जो एग्रेशन से रिलेटेड है, पकड़ के कहां लेके जाएं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में कितनी देर रख लेंगे? अना मेरी बात सुने, नशे वालों के तो आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ड्यूटी लगाई, लेकिन आपके पास पीटीए किस मर्ज की दुआ है? इस तरह की जो एग्रेशन पैदा करने वाली गेम है उसको बंद करें। पीटीए की जाने से इसको 2 दफा बंद किया गया और 3 दफा बल्कि और उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग अपने मफादात के लिए कोर्ट में जाते हैं कि इससे गैर मुल्की जो है वो जरे जो है वो भाई पैसा दे रहे हैं उनको, पैसा यहाँ पे आ रहा है, खेल के आप ये इस चक्कर में वो जाके कोर्ट में जाके और ये पैथेटिक अप्रोच है। ये आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाली एक ऐसा ये इंजेक्शन है। हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां इन्हीं वजूहात की बिना पर जन्म ले रही हैं। लोग चोरी डकैती की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जिनमें अट्रैक्शन है आपस में ग्रुप्स में बैठे, बच्चा डिस्कस करता है कि फलां के पास ये मोबाइल है, फलां बंदा ये गेम मैं क्यों नहीं खेल सकता। लोग चोरियों की तरफ जा रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों के साथ जरूर बैठना चाहिए। ये एक तो ये अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है और अगर नहीं बैठ पाते तो फिर मसला जूं का तू बना लिया ना कि जिस किसी के पास मोबाइल है तो वो बड़ा स्टाइलिश लगेगा, बड़ा अमीर लगेगा। इस चीज को खत्म करना है। ये फोबिया है, इससे बाहर निकलना है। और सेकंडली कुछ मेरे ख्याल से रियासत को भी अपना किरदार अदा करना है। ये जो खुले आम नशा बिक रहा है, जिस तरह से इस केस में हमने देखा, नशा एक बहुत बड़ी वजह बनी है। इसके अलावा सुसाइडल, इसके अलावा आप देखें कि एमपीए सिटिंग एमपीए उसको जो लोग कत्ल करने के लिए आ रहे हैं वो उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, सिर्फ आइस के ऊपर वो बंदा मार रहे हैं, सिटिंग एमपीए को मारने के लिए आ गए। कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो शूटर्स हैं वो आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या आइस का इस्तेमाल करने वाले शूटर बन रहे हैं या चोर डकैत बन रहे हैं, लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। ये सिर्फ उस वजह से है और इसको यानी नशे की लत कहाँ तक इंसान को ले जाती है और ये नशे के आदी अफराद कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं करेगी। अच्छा, इसका दूर की बात, अपनी माँ बहनों को मारने से किसी ने गुरेज नहीं किया। देखिए इसका सलूशन भी है अन्ना, इसका सलूशन भी है। हर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को जिम्मेदार ठहराएं और वो उसके कंट्रोल में, उसके ऊपर पूरी सलूशन बता दिया। इसमें अमल कोई नहीं होगा। ब्रेक ले लें आयशा, नशा रोक नहीं सकता, जहां से ये आइस आ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है, स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। कूड़े को आग लगाने वालों को जुर्माने का हुक्म दिया गया है और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। जुर्माना होना चाहिए और इस पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी होना चाहिए। एक एक कमेंट चाहिए, उसके बाद हमने अपनी दूसरी न्यूज़ तो नहीं है लेकिन एक बड़ी स्पेशल डिस्कशन है, उस पर आएंगे। राव साहब जल्दी से बता दीजिएगा, ये जुर्माना का जो हुक्म दिया गया कैसे देखते हैं इस इकदाम को? एग्जैक्टली इससे पहले ही चूंकि अब ये जो LWMC है उसने ये करना है, इसको अमल दरामद करना है, ये कानून बन चुका हुआ है। कूड़े को आग लगाना जुर्म है, आपने बहुत सारी जगहों पे लिखा, ये पढ़ा भी है, लेकिन अब जुर्मानों का सिलसिला शुरू होगा। मसला ये है कि कूड़े को आग लगाई किसने, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके लिए आपको मदद चाहिए सेफ सिटी की। लेकिन सेफ सिटी एक ऐसा मफलूज इदारा है जिसकी जब फुटेज की जरूरत पड़ती है तो पता चलता है इसके फलां जगह पर कैमरे नहीं चल रहे। अब करेंगे तो करेंगे क्या? हाई कोर्ट ऑर्डर्स दे सकती है, कमिश्नर लाहौर अहकामात जारी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, कूड़े को जहाँ पर आग लगी उसको बुझवा सकते हैं, उसको उठवा सकते हैं, लेकिन किसने आग लगाई उसका तयन कैसे होगा? उसके तयन के लिए आपको सेफ सिटी की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि अक्सर ही गैर फाल रहती है। सही आपने कहा, वो मफलूज ही है। जी इरफान साहब। ना, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे राव साहब कह रहे हैं कि उसके लिए हमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उसकी तनख्वाहें काटें, जो कमिश्नर ऑर्डर कर देता है कि इसको करवाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा की जाती कि वो कूड़े के ढेर वहाँ पे ना रहें? हाँ, देखें असल चीज़ तो ये है कि आपके कूड़े के ढेर पड़े होंगे तो लोग जो है कोई आग लगा जाएगा तो उसको पकड़ने की बजाय आप वहाँ पे कूड़ा ही ना रहने दें, आप काम को जड़ से खत्म करें, जड़ से खत्म करें। कूड़े को उठाएं, डंपिंग यार्ड जो है बनाई आपने, वहाँ पे फेंके, उसको डंप करें। सड़कों के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है, ये काम भी अगर हाई कोर्ट ने करवाना है तो इन इदारों को बंद कर दो। लोग अपना गन बाहर निकालते उसको आग लगा देते हैं। देखिए वो चीज गलत है, वाले से केस चुके, वही हम बात कर रहे हैं। और आप ड्रेन्स, शहर की ड्रेन्स को देखेंगे, हम यही बात कर रहे हैं। कमीशन जो चल रहा है एनवायरनमेंट के हवाले से कमीशन बनाया गया था जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, जिला इंतजामिया भी है,
एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, ये सारे लोग हैं, लेकिन कोर्ट अगर इनको डायरेक्शन देगी तो फिर ही ये लोग काम करेंगे। हाँ, ये इदारे जो किस लिए जिम्मेदारी बने है उसको वो काम करना है ताकि इस तरह के इश्यूज हल हो सके। जी, तो 11:05 पर जो हमने आज का अपना टॉपिक डिस्कस करना है, नाम से मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, तो मैंने चाहा कि क्यों ना हम अपने रिपोर्टर से भी थोड़ा सा जान लेके उनके नाम किसने रखे। इरफान, किसने आपका नाम रखा? मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम रखा था। अच्छा, और कुछ प्लान करके रखा? ये उनसे कभी पूछा नहीं पहले मैंने। लोग सादा थे, ऐसा जितना प्लान नहीं करते थे। आपने अपने बच्चों का नाम कैसे रखा? मैंने अपनी बेटियों के नाम खुद ही अपने दोनों प्लान करके, मीनिंग देख के बड़े पेरेंट्स कंसर्न होते हैं ना, क्योंकि हाँ, नाम एक ही दफा रखा जाता है। थोड़ा सा देखा, लोगों से बात की, कोई अच्छे दोस्त थे उनसे बात की, कुछ नाम आए, फिर उसके अंदर जो अच्छे नाम लगे मैंने वो रख लिए। सही। राव साहब, आपने बच्चों के नाम कैसे रखे? मैंने बच्चों के नाम जो निस्बत से रखे हैं, चूँकि मैंने आमतौर पर तो लोग करते हैं कि वो करवा लें, इस्तिखारा करवा लें या पहला हरफ, मैंने वो नहीं पूछा। मैंने नाम जो है मोहम्मद अली हसन और फिर मोहम्मद हुसैन और फिर मोहम्मद जैन, मैंने इस तरह बच्चों के नाम। माशाल्लाह, सारे आपने इस्लामिक नाम प्रेफर किए, कभी ये नहीं सोचा मॉडर्न नाम भी एक बच्चे का रखना है? नहीं, मैं चूंकि अब आगे अगर अल्लाह देगा तो मॉडर्न भी रख लेंगे। यानी वो भी ऑप्शन मौजूद है। 5 के बाद भी अच्छा, कुछ नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ ऐसी जगहों पर आप गए हो? नहीं, मैम आपको देखिए, फातिमा है, हरम है मेरी। नहीं, माशाल्लाह, बहुत अच्छे नाम है। देखिए वो चीजें जो है, और लास्ट मिनट रह गए, इंटरेस्टिंग से नाम शेयर कर ले जो आपके माइंड में हमेशा याद रह गए हो। कोई बड़ी ऐसी जगह पे गए खाना शाना खाने और नाम आपके ज़हन में रह गया? याकू चाय वाला, फज्जा सिरी पाए वाला, फिर गोगा नकीदिया हमें याद है, मामा कबाबों वाला याद है। ये आप भी बता दें। देखिए, बिल्कुल ऐसे तरह ही जिस तरह से जो शहर में मुख्तलिफ हैं, इस हवाले से तो ज़्यादातर यही नाम है जो जिस तरह से आपने जिक्र कर भी दिया, फज्जा। और आप ये देखिए, उसका असल नाम है फजलदीन, याद रह जाती है। उसका असल नाम है फजलदीन उर्फ फज्जा। तो इस तरह से नाम है, जिस तरह से गोगा ये चल रहे हैं, जिला जमील है उसका नाम है, जिला। अच्छा जी, मुझे अब ब्रेक का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो एक लाइटर नोट पे हमने डिस्कशन की। इस तरह के नाम अट्रैक्शन जरूर रखते हैं, लेकिन नाम क्योंकि शख्सियत की अक्कासी करते हैं और जिंदगी में आपने एक ही दफा नाम रखना है और आपके बच्चे की पर्सनालिटी का वो हिस्सा बन जाता है। नाम रखते हुए आपको किन चीजों का ख्याल रखना है? 11:05 पर नुरीत फातिमा साहबा हमें ज्वाइन करेंगी और आपको बताएंगी कि क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। मॉडर्न नाम भी अगर आप रखना चाह रहे हैं जरूर रखें। 11:05 पर आपको कुछ सुनहरी असूल बताएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, मुझे आज का ये बड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। आई होप कि आप लोग भी हमारे शो का अच्छा फीडबैक देंगे और इसको खासे इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। अच्छा जी, आज का हमारा शो ये है जी, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों के नाम बहुत खूबसूरत रखें। ज़िंदगी में ये वो चीज़ है कि आप, कुछ लोग तो शुरू से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि बेटा होगा तो ये नाम रखना है, बेटी होगी तो ये नाम रखना है। कुछ लोग अपने बड़ों की जिम्मेदारी ये लगा देते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रेफर करते हैं इस्लामी नाम रखे जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि मॉडर्न और कुछ डिफरेंट नाम होना चाहिए जो फैमिली में किसी का नाम ना हो। अच्छा जी, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि नाम ऐसा हो कि प्रॉपर उसका एक बैकग्राउंड हो। कुछ लोग बहुत स्टडी करके नाम रखते हैं, कुछ लोग ये बगैर सोचे समझे नाम रख लेते हैं और कहते हैं कि जिन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। नाम आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है, नाम आपकी किस्मत बदल देता है, नाम आपके लिए बहुत सारी बरकत का बाइस भी बनता है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके बारे में हमने जानना है। नाम रखते हुए किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, वो जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था सुनहरी असूल क्या हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और एक बहुत अहम चीज़, मैं बहुत सारे ऐसे मॉडर्न लोगों को जानती हूँ जो कि अपने बच्चों के नाम इस्लामिक नाम रखना जो है वो प्रेफर करते हैं। अब हमारा एक ट्रेंड बदलता चला जा रहा है और लोग वापस उन नामों की तरफ जा रहे हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जो पूछते हैं जी कि ये हमें अपने बच्चों के नाम फलां फलां नाम रखने हैं, इस्लामिक नाम रखने प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी अगर आपने कोई इस्लामिक नाम रखा तो ये नाम भारी भी होते हैं,
इसका पर्सनालिटी पे भी असर होता है? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम आपको देंगे। अगर आप अपने बच्चों का नाम, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर नूरीद फातिमा साहिबा ने ज्वाइन किया है, मजहबी स्कॉलर हैं, अपनी मेहमान को खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बहुत हाल चाल शुक्रिया है आना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने अपनी बेटी का नाम आयशा इतना खूबसूरत नाम रखा, और जो औलाद का सबसे पहला हक है वो आपने बहुत खूबसूरती से अदा किया। जज़ाकल्लाह। और ये मेरे ख्याल से मेरे फादर इन लॉ ने नाम रखा है, तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये नाम रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। जिस तरह से उन्होंने जो रीज़न नाम रखने की बताई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, उनकी बहुत ही प्यारी, उनकी सबसे पसंदीदा बीवी का नाम महबूबे रब्बुल आलमीन। और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह सादतमंद बहू बनाए। और क्योंकि बहुएं बेटियां भी होती हैं, तो आपने अपने जो ससुर वालिद के दर्जे में हैं, आपने अपना राइट उनको दिया है। हाँ। क्योंकि ये जो नाम रखने का सबसे पहला हक है वो माँ का होता है। अच्छा, तो अगर माँ अपने इस हक में किसी बुजुर्ग को, बड़े को, जो कि ज़्यादा निस्बत रखते हैं दीनी उलूम से, दस्तरस रखते हैं, हिकमत तदब्बुर उनके अंदर ज़्यादा है, तो अगर वो अपना राइट उनको दे देती हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये सादतमंदी है किसी बेटी और बहू के लिए। बिल्कुल जी। और ये बात मानने का मकसद और उनके ज़िम्मे लगाने का मकसद भी यही था कि जिस निस्बत से अल्लाह ताला ने नाम रखा है, अल्लाह ताला उसी निस्बत से इस नाम की बरकत भी अता फरमाए। अच्छा जी, अब मेरा ये माइंड था, और जिस निस्बत से नाम रखा, मुझे लगा कि इससे बेहतरीन तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो मुझे बताइएगा, नाम रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कौन से ऐसे सुनहरी असूल हैं लड़के या लड़की का नाम रखते हुए जिनको आपने देखना है? सबसे पहले तो अना, इतना खूबसूरत टॉपिक सिलेक्ट करने के ऊपर मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड है ये बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है कि हम मॉडर्निज्म के चक्कर में अपने बच्चों को गलत नामों से जो है वो मंसूब कर देते हैं। और फिर होता यह है कि जब बड़े होकर थोड़ा सा जब उनको शऊर आता है, हम उनको बताते हैं कि ये नाम आपके लिए ठीक नहीं है, मौजू नहीं है, तो फिर नाम तब्दील करने के लिए जो रुकावटें हैं, और मैट्रिकुलेशन के बाद तो फिर सनद किस तरह बदलती है, और लड़कियों की शादी के बाद वो कितनी देर जाके मजिस्ट्रेट के पास बैठ के और वो सारी सऊबतें बर्दाश्त करके नाम तब्दील कराते हैं। तो ये माँ बाप के ऊपर औलाद के हुसूल के प्रोसेस के अंदर ही जो जिम्मेदारी आयद हो जाती है उनकी बर्थ से भी पहले, वो ये है कि वो उस बच्चे या बच्ची का अगर जेंडर ना भी मालूम हो, तो आप एक नाम लड़की का और एक नाम लड़के का सोच लें। और उसमें जो आपने जो है वो सवाल पूछा कि लोग जो है वो इस तरह से अपने बच्चों के नामों को जदीदियत के चक्कर में जो है वो किस गलत तरीके से नाम रख देते हैं, और बाद में फिर उनको मुश्किलात होती हैं। तो दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जैसे कुरान करीम में आता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शरीयत इस्लामिया को नाफिज किया, तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और सहाबियात में एक दो नहीं दर्जनों रिवायतें मिलती हैं कि आपने सहाबा के नामों को बदला। अच्छा। उसमें अव्वलुल फहरिस्त जो 3 सहाबा के नाम मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल काबा इनका नाम था, आपने तब्दील फरमा के अब्दुल्ला रख दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका नाम अब्दुल शम्स था, आपने तब्दील फरमा के अब्दुल रहमान रख दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम बर्रा था। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम बर्रा था। एक और सहाबिया थी जिनका नाम बर्रा था। बर्रा का मतलब है नेकी। क्यों तब्दील किया गया? सही है, सही मुस्लिम और बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो इतना प्यारा नाम है, इसका तो मतलब नेकी है, आपने ये क्यों तब्दील फरमाया? तो हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत फरमाई वो ये थी कि तुम मुझे ये बताओ कि जब ये बर्रा घर नहीं होगी तो तुम क्या कहोगे कि नेकी हमारे घर में मौजूद नहीं। तो ऐसे नाम, जैसे इन नामों की निस्बत से और भी दर्जनों नाम हैं कि जिनको रखना मना किया गया है। सिर्फ नाफे, इसी तरह से यासिर, इसी तरह से इस तरह के नाम हैं कि जिनका मतलब तो अच्छा है, मगर उनको जब निस्बत की जाएगी किसी जुमले या किसी बात से, तो वो निस्बत मौजू नहीं होगी। बहुत खूबसूरत बात, और इस बहुत वजह से इन नामों को बदला बताया। किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवैरिया का नाम बर्रा से बदल के जवैरिया रखा, उम्मुल मोमिनीन का नाम
बर्रा से बदल के मैमूना रखा, एक का नाम बर्रा से बदल के ज़ैनब रखा। अब इसी तरह देखिए एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मेरा नाम मासन है, और एक रिवायत में हज़न आता है जिसका मतलब होता है सख्त पथरीली ज़मीन। आपने फरमाया इसको बदलो। हज़रत इब्ने मुसैयब इसके रावी हैं और वो अपनी ही निस्बत से अपने वालिद से ये रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना नाम रखो सहल, यानी नरम ज़मीन। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरे वालिद ने मेरा नाम रखा है, मैं इसको नहीं बदलूंगा। और सहाबी फरमाते हैं कि ये नाम ना बदलने की सख्ती इतनी हुई कि 7 नस्लों तक उनकी जो नस्लों के अंदर वो जो एक पथरीली ज़मीन का एक जो ट्रेंड था, एक जो रवैया था, वो चलता रहा। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि नामों का शख्सियत के ऊपर असर, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के घर पहली खुशी और खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नरीना औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपना इरादा जाहिर किया कि मैं हर्ब नाम रखना चाहता हूँ, और हर्ब का मतलब है जंग। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन होगा। फिर दूसरा बेटा शहजादे जो आपके पैदा हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके जो है नाम रखने का मरहला आया, तब भी मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की वो जो गैरत दीनी, वो जो शुजात, वो जो उनकी हमीयत थी, उसके पेश नज़र आपने फिर फरमाया कि मैं इसका नाम हरब रखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये शब्बीर और शब्बर के नामों के ऊपर इस बेटे का नाम हुसैन होगा। तो इस तरह से सहाबियात के अंदर, सहाबा के अंदर, औलिया कराम, आज के दौर में भी मैं खुद कई लोगों का, कई बच्चों के नाम बदल चुकी हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे बेटे ने अपने दोस्तों को घर में खाने पे बुलाया, एक बच्चे का नाम था सुभान। अब देखिए सुभान अल्लाह का नाम है, अल्लाह की सिफत है, पाक और पाक ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। तो ऐसे नामों को जब हम रखें तो हुक्म है अब्दुल सुभान करके रखा जाए, अब्दुल कयूम करके रखा जाए। तो जब हम अब्दुल रहमान रखते हैं, खाली रहमान नहीं रखना चाहिए, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान। और अगर आपने इस तरह के मुरक्कब नाम रखे हैं तो आपको फिर उनको बुलाना भी पूरे नामों से चाहिए, ना खाली अब्दुल कहना चाहिए। ये बहुत आम रवैया है, ट्रेंड है कि आप ऐसे नाम रख लेते हैं लेकिन उसको आप प्रोनाउंस करते हो पूरा बच्चे का नाम नहीं लेते। और मैंने तो ये भी देखा हमारे रूरल एरियाज के अंदर, नाम फातिमा रखा, मैं उसको दोहराऊंगी नहीं कि उसको किस तरीके से बिगाड़ा जाता है, नाम ज़ैनब रखा, उसको बिगाड़ा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट जो है वो रेस किया है। मेरी अपनी दादी का नाम ज़ैनब था, तो सारे उनको प्यार से उनका नाम दूसरा लेते थे। अब माँ प्यार से, मैं अपनी बेटी को सम टाइम जो है वो डिफरेंट नाम से पुकार लेती हूँ प्यार में, और एक गुस्से में भी होता है। ये जो प्यार में आप बच्चे का नाम थोड़ा सा चेंज करके पुकारते हैं, क्या ये भी गुनाह है? देखिए प्यार में तो आप अपने बच्चे को चांद भी कह रहे होते हैं, आप अपने बच्चे को गुड़िया, शहजादी, बेटे को जो है वो शहजादा और मेरा प्रिंस, और इस तरह की, ये तो एक मोहब्बत का अंदाज और नाम है। इन नामों से मना नहीं किया गया। आपने जैसे बताया आपकी बेटी का नाम आयशा, तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयश भी फरमाया करते थे, हुमैरा भी कहा करते थे। अब हुमैरा का मतलब है खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाली। अच्छा, ये आपने मुझे बड़ी अच्छी चीज बता दी है। मैं उसको आशू कभी कभी कहती थी, अब मैं आयश कह दिया करूंगी। जी, तो इसमें देखिए कि ये निक नेम रखने में कोई हरज नहीं, लेकिन अब उन नामों की निस्बत बुरी हो अगर, तो वो मना है। सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट ख़वातीन को ख़ास तौर के ऊपर एड्रेस करते हुए फरमाया कि एक दूसरे के नाम मत बिगाड़ो। और एक दूसरे के नाम बिगाड़ना और उनको बुरे अलकाबात से, यानी बुरे टाइटल देकर, जैसे हम किसी को कहते हैं ओ काले, ओ मोटे, ओ सुक्के, इस तरह के हम जो उनको टैग कर रहे होते हैं उनकी जो है फिजिक के साथ या उनके रंगों के साथ, या ठिगना कह रहे होते हैं या पस्त कामत के साथ उसको जोड़ते हैं, इनको सख्ती से मना किया गया। हत्ता कि बुजुर्गान दीन कहते हैं ये इस तरह से है कि तुमने गोया समुंदर को जहर आलूद कर दिया। इसका किसी जो जिसको पुकारा जा रहा है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए सख्ती से मना है कि आप, और जो कहा ना मोहब्बत फैलाओ, उसमें क्या कहा कि तुम उसके लिए नशिस्त खाली करो, अपनी जगह खाली करो और उसको उसके अच्छे नाम से बुलाओ। अब अच्छा नाम क्या है? मैंने ये ट्रेंड अपने बुजुर्गों में, अपने असातिज़ा में देखा है कि वो यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं किबला नज़ीर गाजी साहब, तो वो अपने मुलाजिम को अफसर कह रहे होते हैं।
अब ये कितनी बड़ी बात, कितनी खूबसूरत बात है कि आप अपने मुलाजिमों को इस तरह से खूबसूरत नाम दें और ओहदों के नाम दें कि वो अपने आप को बड़ा महसूस करें। और ये बड़ापन जो है वो तरबियत से आता है और ये तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी है नुरीत फातिमा साहिबा ने कि नाम वाकई ही आपकी पर्सनैलिटी पर अंदाज होते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा नाम रखा है जो आपके बच्चे की पर्सनालिटी पर इससे अंदाज हो रहा है, जैसे कि मिसालें बहुत अच्छी देके उन्होंने बताया कि नर्म मिजाज, सख्त मिजाजी डिपेंड करती है नाम पर। अच्छा, कुछ नाम ऐसे हैं शगुफ्ता, नुसरत, मुसर्रत, बख्तावर और इसके साथ साथ खुशबख्त भी बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन ये नाम रखने में शर्म कैसी है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ नाम मैंने लिए थे और वो नाम थे जी मुसर्रत, नुसरत, शगुफ्ता, बहुत सारे ऐसे और नाम हैं, बख्तावर, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नामों के मतलब तो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन हम मतलब नहीं देखते, हम ऐसे नाम रखने में शर्म महसूस करते हैं और कहते हैं जी ये नाम अच्छे नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी मैंने जैसे कुछ नामों का हवाला दिया और तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही हमें 20 मिसालें ऐसी मिल जाती हैं। एक वाक़या मैं पढ़ रही थी कि एक शख्स को फ़ैसला साजी की वजह से उसने अपना नाम अबुल हिकम रखा हुआ था। अच्छा। हिकमत का बाप। अब देखिए, अबू जहल के नाम के साथ भी पहले अबुल हिकम बोला जाता था, फादर ऑफ विजडम, लेकिन जब वो बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत नहीं पा सका तो अबू जहल हो गया। आज मुझे बताइए, कुरान ही के अंदर अबू लहब का नाम भी है, कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम अबू लहब रखा? कभी अबू जहल रखा? बिल्कुल नहीं। तो नामों का असर होता है। जिस शख्स का नाम अबुल हिकम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और उसको पूछा कि तूने ये इम्तियाजी नाम, यानी तौसीफ़ी नाम है, बड़ा वस्फ है कि अपने आप को क्रेडिट देना कि जी मैं हिकमत का बाप हूँ, ये नाम क्यों रखा है? तो उसने कहा जी मेरे ख़ानदान के लोग जो है वो मेरे पास आते हैं जब कोई तनाज़ा होता है और मैं उनका फ़ैसला करता हूँ, तो वो दोनों पार्टीज़ बसर चश्म मेरा फ़ैसला कबूल कर लेती हैं, इस वजह से मैंने अपना ये नाम रखा। आपने फरमाया आप तुम्हारी औलाद है? उसने कहा है। कितने? 3 बच्चे। बड़े बेटे का नाम क्या? शुरै। आपने फरमाया आज के बाद तुम्हारा नाम अबू शुरै है। निस्बत के साथ, कुनियत के साथ, अरब के अंदर, और जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कुनियत के हवाले से भी, आजकल बिनते के नाम से या इब्ने के नाम से कुनियत का वो जो अरबिक ट्रेंड है उसको भी यूज़ किया जाता है। मैंने पिछले दिनों अपनी भांजी की बेटी का नाम उम्मे अबीहा रखा, सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निस्बत से, लेकिन मैंने देखा कि ख़ानदान में लोग उसको अबीहा अबीहा कहना शुरू हो गए। फिर मैंने उनको मना किया। क्यों? जब आप निस्बत से रखते हैं ना तो फिर आपको पूरा नाम बुलाना है, और इसलिए इन नामों को जब हम निस्बतों से जोड़ लेते हैं तो निस्बतों का हया करना, उनकी ताज़ीम करना और उस निस्बत से अपने बच्चों को जो है वो नामों को बुलाना। अब जैसे हम बात कर रहे थे मोहम्मद के हवाले से, आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि हम अपने बच्चों के नामों के साथ क्यों लगाएं। इसके लिए रिवायात मौजूद हैं कि बरोज़े हशर जब तमाम दुनिया के इंसान जमा होंगे तो आवाज़ दी जाएगी सबसे पहले हिसाब किताब से कबल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिर्फ इसमें मोहम्मद बोला जाएगा कि मोहम्मद उठें और जन्नत में चले जाएं, लेकिन इस नाम की निस्बत वाले जिसके नाम के साथ मोहम्मद लगा होगा वो सब उठेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। इस निस्बत से बुजुर्गान दीन ने कहा कि अपने बच्चों के नामों के साथ मोहम्मद या अहमद लगाओ। अब मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद हसन, लेकिन जो छोटा हुसैन था, जब मैंने उसका नाम रखना चाहा और मैंने उसके साथ मोहम्मद लगाने का सोचा तो मैंने इस सोसाइटी को थोड़ा सा स्टडी किया। अब हम क्या करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद हुसैन, हम मोहम्मद और हुसैन पूरा नहीं बोलते, मैंने उसके नाम के साथ फिर अहमद लगाया। अब अहमद जिन बच्चों के नामों के साथ है वो लोग अहमद बोलते हैं। तो मुझे बताइए, कभी किसी ने असगर भी कहा, कभी किसी ने अफजल कहा, अजमल कहा? अजमल, अफजल, असगर हो सकता है, तो हम इन अरबी नामों को अहमद के वजन के ऊपर क्यों अहमद दुरुस्त नहीं बोलते? तो आज मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से जितने बच्चों के नामों के साथ अहमद लगा हुआ है, मैं उनकी माओं को कहूंगी कि मैं क्लिप अपनी बहन को दिखाने वाली हूँ क्योंकि मेरी बहन के बेटे का नाम अहमद है और हम खुद भी अहमद ही बोलते हैं। आज के बाद अब आप भी अहमद बोलेंगे और वो सब लोग भी अहमद बोलेंगे। अच्छा जी, अहमद के साथ मोहम्मद लगा सकते हैं आप? बिल्कुल लगा सकते हैं, और कई बुजुर्गान दीन हैं कि जिनके नाम इस तरह से थे, मोहम्मद अहमद की निस्बत से। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ मोहम्मद नाम रखना चाहते हैं,
सिर्फ मोहम्मद नाम भी आप बच्चे का रख सकते हैं? इसके बारे में हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर कोई खातून फैमिली वे पर हो और उसका शौहर अपनी बीवी के जो है वो बतन का जो है वो निस्बत से ये इरादा कर ले कि अल्लाह ताला अगर मुझे मेरी इस ज़ौजा की कोख से बेटा अता करेगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा। और फिर बुजुर्गान दीन ने बाद में ये इसकी भी वजाहत की कि चूँकि ये नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नाम है कि जो अहले ज़मीन के लिए अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, तो अदब का तकाजा है कि इसको अकेला मत रखा जाए, इसके साथ कोई और सिफाती नाम, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम हैं, अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, उन नामों में से किसी नाम को जोड़ लिया जाए तो बेहतर ये है, अदब का तकाजा ये है। क्योंकि मेरी फैमिली में भी एक बच्चे के लिए, मेरे भतीजे के लिए मेरे भाई ने इरादा किया, अल्लाह ने बेटा दिया, बाद में मोहम्मद अहमद उसका नाम रखा, तो अब हम उसको अहमद बुलाते हैं ताकि ये जो निस्बत है उसका अदब भी कायम रहे और उसकी बरकत भी मिले, और फिर कभी डांटना पड़े तो हम उस बच्चे को जो है वो उस नाम से ना बुलाएं। सही सही, तो इन चीज़ों को भी आपने जो है नज़रअंदाज नहीं करना। अच्छा जी, कुछ नाम ऐसे हैं जो लोग रखते हैं, हरम नाम है, नमाजों के नाम से लोग नाम रख लेते हैं, इशा, फजर, और फिर इसके साथ साथ जन्नत बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, आयत नाम बहुत सारे लोग रख लेते हैं, मिना नाम रख लेते हैं लोग। तो ये बताएगा ये ट्रेंड कैसा है? ये ना बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत सवाल पूछा है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जदीदियत के और मॉडर्निज़म के चक्कर में सड़क खान, लक्कड़ खान, समुंदर खान, दरिया खान, वो तो चलो एक था ही इग्नोरेंस का हमारी सोसाइटी में एलिमेंट, लेकिन जदीदियत के चक्कर में भी बड़े लोगों ने कहा जी नहीं, यूनिक नाम होना चाहिए। अब उस यूनिकनेस के चक्कर में हमने अपने बच्चों की किस्मत ख़राब कर दी। जैसे मैंने आपको बताया, इरम इसका मतलब जन्नत है, लेकिन इसकी निस्बत क्या है? शद्दाद ने जो जन्नत बनाई थी, नाउज़ुबिल्लाह, खुदाई दावा करने के बाद उसका नाम उसने इरम रखा था, तो मना है। जमशेद, परवेज़, सिकंदर, ये जो नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, इस्लाम का इनकार किया, तौहीद का इनकार किया, और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए जिन लोगों ने अपनी पावर को यूज़ किया, उन लोगों के नाम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब हमें क्या देखना है, एक जनरल रूल क्या है, इस्लाम क्या कहता है कि नाम की निस्बत खूबसूरत हो लेकिन नाम का मतलब भी अच्छा हो, और जो अच्छा मतलब, जैसे मैंने बर्रा का हवाला दिया, उस अच्छे मतलब को जो यूज़ किया जा रहा हो वो भी अच्छे तरीके से हो। ये 3 बेसिक रूल्स हैं नाम रखने के लिए, और नाम रखने के ये 3 बेसिक रूल हैं जो कि नूरीत फातिमा साहिबा ने बता दिए हैं, जो आपको जो है वो ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है नाम रखते हुए। लड़का और लड़की का नाम, कुछ नाम ऐसे हैं सेम होता है, दुरे नायाब मैंने लड़कियों का नाम भी सुना, लड़कों का नाम भी, हमारे एक रिपोर्टर का नाम है, अगर वो देख रहे हो तो। अच्छा, ऐसे नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, क्या कहेंगी आप? मेरे वालिद ने इसका बड़ा अच्छा हल निकाला हुआ है, क्योंकि मेरी 4 बहनों के नाम वो हैं कि जो मर्दाना और जनाना दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़ुहूर फातिमा, नूर फातिमा, तौकीर फातिमा और सगीर फातिमा। अब देखिए, नाम दोनों तरफ यूज़ हो सकता है, तौकीर भी, नूर भी, लेकिन उसके नाम के साथ फातिमा लगा दिया। तो अगर आप इस तरह का कोई नाम रखना चाहते हैं, जैसे नज़ीर है, बशीर है, ये हमारे कदीम औकात में, इवन मेरी वालिदा का नाम बशीर फातिमा है। अब ये मर्दों का नाम है, लेकिन खातून के नाम के साथ अगर इस्तेमाल किया तो उसके नाम के साथ अगर आपने फीमेल कॉनोटेशन या सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निस्बत लगा दी तो इसका मतलब है कि ये खातून का नाम है। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि नाम ही ऐसे पेरेंट्स रख देते हैं कि पूरी दुनिया में वो लोग छा भी जाते हैं और नाम उनके हमेशा याद भी रह जाते हैं। बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम है, रेशमा साहिबा का नाम है, वाकई नाम एक इम्पैक्ट भी रखता है, पूरी दुनिया में उनका नाम भी है। फिर नूरजहां साहिबा का नाम है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम है, फिर कुछ मेरे साहब ने जी नाम मेहदी हसन साहब का नाम लिखा है। वाकई ऐसा है कि ये नाम आपको तरक्की, शोहरत भी देता है और हमेशा दुनिया में एक नाम भी रह जाता है। देखिए, उसमें बहुत ही बुनियादी बात क्या है कि कुरान कहता है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक मिलता है। इंसान चाहे वो किसी भी जेंडर से, किसी भी मजहब से हो। लेकिन हम बात करें इस्लामी तालीमात की, तो जो मुसलमा पंजाब है, नाम देख लीजिए और उसका काम देख लीजिए, दुनिया का मलऊन तरीन काम उस शख्स का है।
तो नाम गुलाम रसूल रखने से या नाम गुलाम फातिमा रखने से बात नहीं बनती जब तक कि किरदार सैयदा फिजा सलामुल्लाह अलैहा ना हो, जब तक कि उसके अंदर वो मेहनत शामिल ना हो। ये कनीज़ है सैयदा तो निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, उस घर में रहने के साथ साथ उन्होंने अपने आप को किस तरह एजुकेट किया कि बात उनसे कोई भी पूछी जाती थी तो वह जवाब कुरान की आयत से देती थी। और जब कुर्बानी का वक्त आया तो करबला के मैदान से लेकर शाम के बाजारों तक उन्होंने साबित किया कि वो किस घर की तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता कनीज़ है। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें नूरीत फातिमा साहिबा ने आपके साथ नाज़रीन शेयर की हैं। ज़रूर नाम रखते हुए आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और नाम की बरकत से इंशाल्लाह बच्चे की ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अच्छा जी, अब ये बहुत अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छी चीज़ें भी बताई, लेकिन अब आई एम सॉरी कुछ ऐसी मैं चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो एक्चुअली मैं देखती हूँ तो परेशान भी हो जाती हूँ और ये चीज़ें अट्रैक्शन का बाइस भी बनती हैं। आप एग्री करेंगी, जगह जगह साइन बोर्ड नज़र आते हैं आपको, फज्जा नाम लिखा होता है, गोगा नाम लिखा होता है, बूटा नाम लिखा होता है। अब लोग अट्रैक्शन के लिए भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ़नी भी लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं समझती हूँ वही वाली बात जब आपने नूरजहां साहिबा की बात की और जब आपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बात की कि ये चाहे फज्जे के पाए हैं, तो आप देखें फज्जे की रियाजत कितनी है कि वो ब्रांड बन गया। अब बहुत से आप ब्रांड्स को देख लीजिए कि वो उनके नामों को लोग जो है वो मिस यूज कर रहे होते हैं, मिलते जुलते नाम रख रहे होते हैं ताकि लोग इश्तबाह में आके हमें भी वही समझें। ऐसे ही तो इसके पीछे जो उनकी रियाजत है, जो उनकी मेहनत। एक साइन बोर्ड चल रहा था, मोहब्बत कुल्फी लिखा हुआ था, मतलब लोग वो उसमें कहाँ आगे निकल जाते हैं, समझ भी नहीं आती कि फजूल से भी नाम रख लेते हैं लोग। वो तो फिर पब्लिक सीकिंग और पब्लिक अट्रैक्शन के लिए भी कुछ लोग इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो अगर कुछ में बुराई ना हो या बुरे अलकाबात या किसी बुरी भोला लिखा हुआ है तो आप क्या वो शख्स वाकई भोला होगा जिसने ये दुकान खोली है। लेकिन आपको पता है कि ये हमारे पहलवानों के नामों के साथ और हमारे उन लोगों के नामों के साथ कि जिन्होंने मेहनत से अपना नाम और अपना मुकाम बनाया, उनसे निस्बत की वजह से ये मोहब्बत है। तो इसको हम गलत नहीं कहेंगे, इस तरह की चीज़ अच्छी चीज़ है। सही। अच्छा जी, अब मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करने वाली हूँ। एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज देखने वालों को आप जो देना चाहें, क्या कहेंगे? सबसे हक औलाद का उसका नाम रखना है, तो उसका नाम रखने का जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि माँ बाप दोनों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो खुद अपने आप को एजुकेशन के उस लेवल पे समझते हैं कि वो अपने बच्चे का अच्छा नाम सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो खुद करें, वरना बुज़ुर्गों से, बड़ों से, औलिया कराम से जो आपके दीनी रहनुमा हैं, आप उनकी मदद और मुआवनत से, हदीस पाक में आता है 7वें दिन बच्चे का नाम रख दिया जाए, अकीका किया जाए। अब 7वां दिन डेडलाइन है, ठीक है। बाज़ लोग समझते हैं कि पता नहीं 7वें दिन जरूर रखा, उस दिन से रखना शुरू करना चाहिए। हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम का पहले दिन आपने नाम रखा, तो इसका मतलब यह है कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने बच्चे को एक खूबसूरत, एक बामानी, एक बानिस्बत नाम दें ताकि उसको इस दुनिया में आने के बाद उसके नाम से पुकारा जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात एक कैलीग्राफर से कराने वाले हैं, लेकिन चूंकि मैं उनका काम देख के बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हुई हूँ। कुछ सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको स्पेशल सलाहियतों से नवाजा होता है और वो सिर्फ आप ही का खासा होती हैं और अल्लाह ताला आपके हाथ में इतना खूबसूरत हुनर दे देता है। कैसे दे देता है आई डोंट नो, मैं तो काम देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हुई हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही इनका खूबसूरत काम है और अपने इस खूबसूरत काम की बुनियाद पर ये मुख्तलिफ अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी भी दिखा चुके हैं। और जब मेरी इनसे बात हुई तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ इन्होंने मेंशन की, इन्होंने कहा कि जी इनका महारत, इनका काम, सभी कुछ जो है इनके उस्ताद की वजह से है। बिन कलंदर साहब इनके उस्ताद हैं। अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। मुद्दस्सर अली ज़ेब हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले बताइएगा, कैलीग्राफी मैंने आपका काम देखा और अभी डिस्प्ले भी हमने अपने स्टूडियो में किया, अपने सेट पे। इनका काम भी मैं ज़रूर आयशा को कहूँगी कि फोकस करके दिखाएं। खूबसूरत तरीन माशाल्लाह से काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। थैंक यू। कैसे सोचा ये काम करने का? देखिए, बचपन से पेंटिंग का शौक़ था, कैलीग्राफी का शौक़ था, तो जैसे कि हम काम करते रहते हैं, सारा मतलब पूरी लाइफ में एक प्रोसेस चलता रहता है।
लेकिन जो मुझे एक हम एक काम कर रहे थे कि मास्टर मोल्टी फॉर्म का, तो रावलपिंडी में हम शटर, मैं बेसिकली एक पेंटर हूँ, तो एक शटर पेंट कर रहे थे वहाँ पे। तो मुझे एक लाहौर का ही एक पेंटर था, उन्होंने मुझे बताया कि एक आर्टिस्ट हैं बिन कलंदर, आप उनका काम देखो। पहले जब मैंने नाम सुना तो मैं नाम से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, तो फिर मैंने उनका काम देखा, तो उसके बाद मैंने किसी का कोई काम नहीं देखा। सही। यकीनन मेरे काम में भी उनकी झलक नज़र आ रही है। तो जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है ना, तो इस फील्ड में मेरी उन्होंने इस तरह हेल्प की है। जबरदस्त। आप जो भी काम देख रहे हैं उनका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अच्छा, इसकी अब कुछ बेसिक्स बताएं कि अगर कोई कैलीग्राफी करना चाह रहा है तो बुनियादी उसूल इसके क्या हैं, किन चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, ये जो महारत और निखार इतना खूबसूरत आया, ये कैसे आया? ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पीछे सारा बिन कलंदर साहब का हाथ है सर का। तो वो इस तरह होता है कि आप कुछ भी पेंट कर रहे हो, तो कुछ भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हो, आपके माइंड में उसका एक स्केच होता है, आप उसको पेंट करते हो। सम टाइम ऐसा तो वो उस तरह नहीं बनता, लेकिन एक आपकी स्ट्रगल होती है, मेहनत आप करते रहते हो। सब कुछ आपने सबसे पहले इधर प्लान करना है। इधर प्लान ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। आप अगर आप कुछ बनाने बैठे, लेट्स सपोज ये आपके साइड पे जो हम दिखा रहे हैं आपकी कैलीग्राफी, कितना टाइम इसको लगा, इसको आपने प्लान कैसे किया, क्या क्या चीज़ें इसके लिए आपने इकट्ठी की? ये मैं एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रहा था, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कैलीग्राफी कर रहा था। तो सर बिन कलंदर है, तो उनको ये कलर पैलेट बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि इसी को कैलीग्राफी में कन्वर्ट करो। तो फिर मैंने ये सारी उस पर किया। अच्छा जी, कैलीग्राफी के लिए क्या पहले आपने ये सारा पेंसिल से ड्रॉ किया, इसके मुझे लग रहा है किसी कपड़े का इस्तेमाल हुआ है, कलर्स कौन से होते हैं, ये चीज़ें भी बताइए। ये कैनवस के ऊपर किया गया काम है और इसमें मिक्स मीडियम इस्तेमाल हुआ है। इसमें सिल्वर लीफ भी है, कॉपर लीफ भी है, गोल्डन लीफ भी है, तो डिफरेंट मीडियम में मैंने इसके साथ प्ले किया। कितना वक्त लगता है आपको एक कैलीग्राफी मुकम्मल करने में? ये डिपेंड करता है कि आपका साइज़ क्या है और आपकी कंपोजिशन क्या है, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ होती है वो कंपोजिशन होती है और साइज़। अच्छा जी, अभी तो आपके साथ जो कैलीग्राफी है कितनी देर में आपने मुकम्मल की? ये तकरीबन 4 से 5 दिन लग गए मेरे इस पे। 4 से 5 दिन लग गए। और मुझे ये बताइएगा कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, ये काम के दौरान कुछ नहीं देखते, आपकी उस टाइम क्या थिंकिंग होती है? इधर उधर माइंड बिल्कुल नहीं होता, जो काम कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में जो आर्टिस्ट होते हैं ना, तो बेसिकली मैं तो अभी इस फील्ड में शुरू से हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि होता है, लेकिन इसमें ये भी होता है कि आप एक काम कर रहे हो ना, उसी से आपकी एक दूसरी चीज़ निकल आती है। एक ही पेंटिंग आपने बनाई है, तो उसी के अंदर से आपकी एक अलग से पेंटिंग की कंपोजिशन निकल आएगी, आपकी कलर स्कीम। और ज़्यादातर जो होता है वो आप किसी मतलब जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे लेडीज़ सूट है, तो आपको वहाँ से कोई कलर स्कीम मिल जाएगी। इवन कि ये प्रोडक्ट है डिफरेंट तरह की, उनके जो रैपर्स वही माइंडसेट लेके आप हर जगह जाते हैं, कोई ना कोई आइडिया पिक करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो वो आपको सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, लोग कॉपी भी करना शुरू कर देते हैं काम। कभी किसी का काम कॉपी किया? मैंने सर बिन कलंदर का काम को कॉपी किया, क्योंकि मेरी जो सारी वो इंस्पायरेशन वो उन्हीं से है। तो गवर्नर साहब ने आपको इनामात से नवाजा है, कुछ इन इवेंट्स के बारे में भी बताइए। तो ये एक इजाज़ गैलरी में एग्जीबिशन हुई थी, तो उसमें मुझे सर बिन कलंदर ने कहा कि आपने वहाँ पे लाइव करना है, डेमो देना है। अच्छा, तो ये इजाज़ आर्ट गैलरी की है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, जो लोग सीखना चाहते हैं क्या आप उनको कहना चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं महंगा भी काम बहुत है, मुश्किल भी बहुत है, इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सबसे पहली बात यह है कि मेहनत के बगैर कोई काम नहीं है। मेहनत तो आपको हर काम में करनी पड़ती है, और उसके अंदर आपकी नीयत का जो है वो खालिस होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो कोई भी काम आप शुरू करते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बहुत सारे लोग इसको मतलब ये सवाल उठाते हैं कि इसका स्कोप है या नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं या हम खुद से करें तो इसका स्कोप है या नहीं है। अच्छा, आप इसको एज ए बिजनेस लेके चल सकते हैं, अच्छे खासे पैसे आप इससे कमा सकते हैं? जी, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना काम पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। पहले तो ये होता था कि आप मार्केटों में जा रहे हैं लेके काम, कोई पसंद करे ना करे, अब तो आप सोशल मीडिया पूरी दुनिया पे आप अपना काम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एज ए बिजनेस भी लेके चल रहे हैं? एज ए बिजनेस चलिए जी, बहुत सारे लोगों के लिए इनका काम इनके सामने डिस्प्ले किया है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत काम है। मैसेज देखने वालों को आप देना चाहेंगे क्या? देखने वालों के लिए मैसेज यही है कि आप अक्सर लोग सवाल करते हो कि इसका स्कोप है या नहीं है। स्कोप हर चीज़ का होता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत और वक्त दरकार होता है। और वक्त दरकार होता है। और दूसरा
ये कि आप एक अच्छा लिख सकते हो, आप अच्छा गा सकते हो, आप अच्छा बोल लेते हो, तो स्कोप है। लेकिन अगर वही आप चीज़ें कॉपी करना शुरू कर दो तो आप उसी जगह पे रहोगे। कुछ मुनफरिद करना, मेहनत करना, लगन से काम करना, इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। हमारे आज का शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज खुद मुझे लग रहा है कि हमने बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस की हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।